अजी मैं क्या सोच रही थी कि अब हमारे सूरज की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ मुझे भी अब ऐसा लगता है कि सूरज के लिए लड़की देखनी चाहिए। लेकिन ये खेतों में अचानक तुम्हें ये बात कैसे याद आ गई? अरे गोभी मटर की सब्जी अच्छी बनती है ना, तो मैंने वैसे ही सोचा कि मटर के दानों से बेटे के लिए गोभी जैसी बहू लाऊंगी तो जोड़ी क्या खूब जमेगी। मम्मी आप भी क्या मजाक करती हो? गोभी के चक्कर में कद्दू जैसी बहू मत ले आना। तू बहुत बोलने लगी है चिड़िया कहीं की। तुझे भी जल्दी विदा करूंगी, टेंशन ना ले। पापा ऐसे थोड़ी ना होता है, देखो ना माँ क्या कह रही है। अरे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है छुटकी। चलो अब जल्दी जल्दी खेतों से तैयार गोभी और मटर को तोड़ो। घर चलकर मैं खाना बनाती हूँ और अजी आप ये गोभी मटर ले जाकर बाजार में बेच देना। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। सभी खेतों में मटर और गोभी तोड़ते हैं। भावेश वहीं से सब्जी लेकर बेचने चला जाता है तो वहीं गायत्री थोड़ी सी गोभी और मटर लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जब मोहल्ले की कुछ पड़ोसनें आपस में बात कर रही थीं। अरे ओ गायत्री बहन, अब तो तुम्हारा सूरज 26 का हो गया है, अब तो उसकी शादी कर दो और कितना इंतजार करोगी। हाँ घर भी ठीक ठाक है, पूर्वजों का दिया हुआ है और खेत भी तो है, रोजी रोटी चल रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह जी रहे हो, और क्या चाहिए। अब बेटे का भी घर बसा दो, घर में बहू आ जाएगी तो आपको ही थोड़ा सा आराम हो जाएगा। घर खेत हर जगह का काम अकेली करती रहती हो, इतना ही अकेली करोगी। हाँ तुम लोग सही कह रही हो, मेरे भी मन में सूरज की शादी की बात कब से घूम रही है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। आज मैं बात करती हूँ। शाम में खाने के समय मैं सोच रही थी अब घर में बहू आ जानी चाहिए। तू 26 का हो गया है, अब शादी करने की उम्र भी हो गई है। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, बस तेरी परमिशन की जरूरत थी, अब मैं लड़की देखना शुरू कर दूंगी। गायत्री अपनी सारी सहेलियों और रिश्तेदारों को सूरज के लिए रिश्ता बताने के लिए कह देती है। कुछ ही दिनों में गायत्री के बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। ये देख गायत्री, ये है मेरी ननद की मौसी की चाची की बेटी रिद्धिमा। देखने में कामकाज में हर काम में है, एकदम सुंदर और सुशील लड़की है। गायत्री को रिद्धिमा की फोटो एक नजर में पसंद आ जाती है और वो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं, लड़की देखने जाते हैं। आइए बहन जी, आपका स्वागत है। आइए आइए बैठिए ना। पूनम और सुरेश सभी को नाश्ता पानी करवाते हैं। तभी रिद्धिमा चाय लेकर वहां आती है। रिद्धिमा पहली ही नजर में सभी को पसंद आ जाती है और घर वाले खुशी से रिद्धिमा के लिए हाँ कह देते हैं। भाई साहब बहन जी देखिए, मेरे पास बेटी ही बेटी है, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। अरे हमें आपकी बेटी ही चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए भाई साहब। आपकी जैसी परिस्थिति है हमारी भी वही स्थिति है, तो आप घबराइए नहीं। जिसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद रिद्धिमा और सूरज की नॉर्मल तरीके से पूरे रीति रिवाज से शादी हो जाती है और रिद्धिमा बहू बनकर सूरज के घर आती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही सभी बहू को विदा करके लाते हैं तो घर के सामने पहले से ही बहुत शोर था। अरे ये क्या हो रहा है, हमारे घर के सामने इतना शोर क्यों है, क्या हो गया? तुम्हारा घर था भावेश काका, अब ये मेरा घर है। गांव में कितने लोगों का घर हड़प चुके हो, अब चैन नहीं है जो मेरे घर के पीछे पड़े हो। हमने तो तुम्हारा 1 रुपया कर्ज भी नहीं खाया है। कर्ज आपने नहीं खाया तो क्या हुआ, पूर्वजों ने तो खाया है ना, और पूर्वजों का अच्छा हो या बुरा चुकाना तो आगे वाली पीढ़ी को ही पड़ता है। ये लो आपके परदादा जी के कर्ज की रसीद आज अचानक से मिल गई। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पापा, इतने परेशान क्यों हो? अरे ये तुम भी देख लो। सभी घरवाले वो रसीद का कागज देखते हैं जिसमें भावेश जी के पूर्वजों ने सच में सरपंच के खानदान से पैसे लिए थे और बदले में अगर पैसे न चुका पाए तो घर देने का वादा भी था। अगर आप लोगों का ड्रामा हो गया हो तो अब घर खाली कर दो, मेरा घर है अब ये। पापा कुछ बोलो ना ये काका को। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते, अब ये इनका ही घर है, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा? जा रहे हैं दरोगा जी, हमें इतना रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा बहू, हम खेतों में रह लेंगे। जिसके बाद भावेश और गायत्री संग पूरा परिवार खेतों में रहने के लिए जाता है। आज बहू का पहला दिन है ससुराल में और देखो हमारी वजह से बहू को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। भले ही शादी मैंने करवाई है, लेकिन सच कहूँ तो लड़की के कदम शुभ नहीं लग रहे। देखो तो जैसे ही इस घर में आई घर वालों को बेघर कर दिया। हाँ सुषमा जी, आप सही कह रही हैं, ये तो कुलक्ष्मी है,
देखो तो भले ही हमारे पड़ोसी गरीब थे, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई। आज अचानक से इनकी बहू के आते ही देखो पूर्वजों का घर चला गया और सब बेघर हो गए। हम तो कहते हैं आज ही अपनी बहू को वहीं ट्रांसफर कर दो जहाँ से लाई हो। ये बुरी बला है। आज जब आपके साथ इतना बुरा हो गया है तो इसके रहते जीवन भर बुरा ही होता रहेगा। पड़ोसने तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ये देखकर बहू की आंख भर आती है। माँ पापा जी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुलक्ष्मी हूँ तो कहीं मुझे जंगल में छोड़ आइए। आपके यहाँ आकर मैंने आप लोगों का घर बर्बाद कर दिया। माँ पापा के यहाँ जाऊंगी तो उनकी भी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा मैं अकेली जंगल में रह लूंगी। कैसी बात करती हो रिद्धिमा, मैंने तुमसे शादी की है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें। भैया, आप भाभी को रख रहे हो, लेकिन अगर ये सच में ये पनौती हुई ना तो हमारा खेत भी कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। अगर कल को हम तेरी शादी करें और तेरे ससुराल में ऐसी अनहोनी हो और ससुराल वाले तुझे ताने दे तो चलेगा क्या। मेरी गलती नहीं है तो क्यों ताने सुनूं माँ। अनहोनी हुई तो मेरी वजह से थोड़ी ना हुई होगी। जब तेरे वजह से वहाँ अनहोनी नहीं होगी तो यहाँ जो हुआ उसमें तो बहू की कोई गलती नहीं थी। शायद अब तू समझ गई होगी ना। तान्या को एहसास होता है कि उसने भाभी को उल्टा बोलकर सही नहीं किया। अरे बड़ी बहू, तुम कहीं मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब हम यही इसी खेत में रहेंगे। जी, यहाँ ठंड में नई बहू कैसे रहेगी। बहू, हमें माफ कर देना, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा जी, आप लोग जहाँ रखेंगे मैं रह लूंगी, जो देंगे मैं खा लूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बहू की उदारता और समझदारी देखकर सास ससुर भावुक हो जाते हैं। तभी गायत्री जी एक कलश में चावल सुपारी रखकर लाती हैं और हाथ में आरती की थाल। वो खेत में ही बहू की आरती उतारती हैं और गृह प्रवेश की जगह बहू का खेत में प्रवेश करवाती हैं। ये देखकर लोग हंसने लगते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये गायत्री जी का खानदानी घर जाने के बाद सभी पागल हो गए हैं इनके घर में। अरे बताओ भला, कोई ऐसे खेतों में नई बहू का गृह प्रवेश करवाता है क्या। मुझे तो देखकर ही हंसी आ रही है। मैंने कलश को दरवाजे पर रखकर गृह प्रवेश देखा था, यहाँ खेतों में रखकर बहू का गृह प्रवेश करवाना बहुत अजीब है। सभी तरह तरह की बातें बनाई जा रही थीं और नई बहू गोभी मटर के खेत में अपना गृह प्रवेश करती है। आज तो ठंडी बहुत ज्यादा है, हम ये रात में कैसे गुजारेंगे माँ। यहाँ तो इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कहीं मेरे हाथ पैर न जम जाए। हे भगवान बचा लियो। भगवान, हमारे पास तो न रजाई कंबल स्वेटर कुछ भी नहीं है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पापा, हमने जो अपने खेत में ये पाली तान कर टेंट तैयार किया है ना, आज हम यही सोते हैं, कल कुछ जुगाड़ करते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी अभी के लिए यही सही लग रहा है। जिसके बाद सूरज और राहुल मिलकर पाली से बने टेंट को सही करते हैं और पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुर कर वहीं सोता है। वो टेंट बहुत छोटा था, जिस कारण सभी का वहां एक साथ सोना भी बहुत मुश्किल था। रिद्धिमा को तो रात भर टेंशन से नींद ही नहीं आती है। हे भगवान, इतनी ठंड लग रही है, यहाँ नींद नहीं आ रही है और जगह कितनी कंजस्टेड है। पूरी रात जहां सभी ठंड में परेशान होकर जैसे तैसे अपनी नींद पूरी करते हैं, वहीं रिद्धिमा ठंडी से सो नहीं पाती। वहीं अगली सुबह 5 बजे ही वो खेतों से दूर बने एक वॉशरूम में जाकर नहाकर तैयार होकर आती है। बहू, तूने इतनी सुबह कैसे नहा लिया, वो भी ठंडी में। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए। नहीं बहू, अभी ये सब रस्में रहने देते हैं। हमारे पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं है अभी, और हमारी वजह से ऑलरेडी तू इतना परेशान है। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, अब मैं आपके घर की बहू हूँ, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है और हम इसका सोल्यूशन साथ में निकालेंगे, आप चिंता ना करो। फिर रिद्धिमा ठंडी से कांपते हुए ही खेतों की मिट्टी और पास के खेतों से भूसा लाकर मिट्टी में भूसा डालकर एक मजबूत चूल्हा तैयार करती है। फिर अपनी पहली रसोई के लिए खेतों से मटर और गोभी तोड़ लेती है। क्या बनाने जा रही हो भाभी? आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना सभी के लिए मटर कचौरी और मटर गोभी की सब्जी बना लूं। आपको जो सही लगे भाभी आप बना लो, हम सब खा लेंगे। फिलहाल तो ठंडी से ज्यादा परेशान है। रिद्धिमा गोबर के उपले बनाती है और उस चूल्हे में लगाकर चूल्हे में आग जलाती है। वहीं वो गोभी को काटकर अच्छे से धो लेती है और मटर भी छीलकर अच्छे से धो लेती है। जिसके बाद वो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन को चूल्हे पर रखकर मटर और गोभी की सब्जी बनाती है। बहू, पुराने वाले घर से मैं रसोई का सामान ले आई हूँ, जो चाहिए होगा ले लेना, ठीक है ना।
जी माँ जी ठीक है। रिद्धिमा सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई में तेल डालकर सभी के लिए मटर की कचौड़ी बनाती है। तभी भावेश जी उसे दूध लाकर देते हैं। अरे बहू, तेरे बनाए हुए खाने की खुशबू हमारे पूरे खेतों में फैल गई है। वैसे ये लो हमारी भैंस का दूध। अच्छा हुआ हमने भैंस पाल रखी है, कुछ नहीं तो कम से कम घर में दूध मलाई की कमी तो नहीं होगी तुझे। ठीक है पापा जी, अब तो दूध भी आ गया। चलो सभी के लिए बढ़िया सी खीर बनाऊंगी, सभी खुश हो जाएंगे। फिर रिद्धिमा सभी के लिए खीर भी बनाती है और वहीं खेत में केले के पत्तों पर सभी को अपनी पहली रसोई का खाना परोसती है। सभी बहू के हाथ का लजीज खाना देखकर खुश हो जाते हैं। ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट नजर आ रहा है। इसकी खुशबू तो पूरे खेतों में फैल गई है। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों को कितनी आसानी और सादगी से हैंडल कर लिया बहू ने। थैंक यू बहू। सभी खुशी से बैठकर खेतों में बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। बहू ये ले तेरी पहली रसोई का नेग। बहू फिलहाल तो मेरे पास ये 51 रुपए ही है, लेकिन एक दिन जरूर मैं तुझे पहली रसोई का नेग दूंगा। हाँ बहू चिंता मत करना। बहू अभी नेक देने की हालत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक वचन देती हूँ, तुझे हमेशा मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी तेरे जीवन में। कोई तुझे कुछ बोले उससे पहले तेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। बस माँ जी मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा सास के गले लग जाती है। वहीं गायत्री के पड़ोस ने अपने घर से दूरबीन लगाकर अब गायत्री के खेतों में झांक रही थी। बड़े अजीब लोग हैं, घर गया है हाथ से उसकी फिक्र नहीं है। इनकी बहू को अपनी पहली रसोई करनी है, बताओ। लाओ मैं भी तो देखूं। अरे ये लोग सच में पागल है। इतनी बुरी परिस्थिति में कोई ऐसे कैसे रस्म रिवाजों के बारे में सोच रहा है। यहाँ तो ठंड से हमारी हालत खराब है, वहाँ खेतों में पता नहीं इनका क्या हाल हो रहा होगा। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे रिद्धिमा खेतों में एडजस्ट हो जाती है। वहीं सभी को बनाती खिलाती और खेतों के काम में भी सास ससुर की मदद करती। वहीं एक दिन, माँ जी ये बगल वाले खेत में किसका भूसा है, कब से यहीं पड़ा है? बहू ये भूसा तो भुवन भैया जी का है, वो चले गए अमेरिका अपने बहू बेटे के पास। कहा था अभी उन्होंने कि इसे बेचकर पैसे ले लेना जो चाहिए, लेकिन इस भूसे की कीमत नहीं मिल रही, इसलिए हमने इसे नहीं बेचा। माँ जी अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं बहू, तेरे इस्तेमाल करने से क्या ही दिक्कत होगी मुझे, मैं तो खुश हूँ। कम से कम ये तो खत्म हो। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हटाओ यहाँ से इसे। ठीक है माँ जी, हट जाएगा ये। जिसके बाद रिद्धिमा अपने पति सूरज के साथ जाकर तालाब से गीली मिट्टी लेकर आती है और उसमें खेतों की मिट्टी और भूसा मिलाकर घर बनाने के लिए मिट्टी तैयार करती है। जिसके बाद वो अपने खेतों वाले घर में ही उस मिट्टी से एक कमरा तैयार करती है। भूसे और मिट्टी से बना होने के कारण वो कमरा काफी गर्म था। अब इस कमरे में मैं ऊपर से भूसा चिपका देती हूँ ताकि किसी के कपड़े में मिट्टी न लगे, और भूसा चिपकाने से घर भी सुंदर लगेगा और गर्म रहेगा। जिसके बाद रिद्धिमा पूरे कमरे में भूसा चिपका देती है। अब बहू एक कमरे में भूसे के मकान में अपने परिवार के साथ रहने लगती है। बहू ये भूसे का घर तो वाकई बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उससे ज्यादा गर्म। इस घर में तो ज्यादा गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कंफर्टेबल है। हाँ हाँ माँ सही कहा आपने। बहू का बनाया घर इतना गर्म था कि सब उसमें आराम से सोते थे और रहते थे, लेकिन एक ही कमरा होने के कारण थोड़ा सा कंजस्टेड था। अजी मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे के पीछे हमारे लिए एक कमरा बना लो, कम से कम थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाएगी और कंजस्टेड भी नहीं होगा फिर। हाँ रिद्धिमा ये अच्छा है, कम से कम हमें थोड़ा स्पेस मिलेगा। इसके बाद रिद्धिमा भूसा और मिट्टी सान कर घर के पीछे एक कमरा और तैयार करती है। उसी के साथ में खेत में भूसे का बाथरूम भी तैयार करती है, जहां वो और ससुराल वाले आराम से फ्रेश हो सके। अब रिद्धिमा अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम से रहती है। और एक दिन, अरे रोज खेतों में ध्यान दो, फिर भी ये जानवर आकर गोभी मटर खा ही जाते हैं। और तो और पता नहीं बाजार को क्या हो गया है, आजकल तो बिक्री भी नहीं हो रही है। बाबूजी हमारे गांव में बाजार दूर है, लोगों को बाजार सामान लेने जाना पड़ता है और हम भी बाजार में ही बेचने जाते हैं। क्यों ना गोभी मटर गांव के बाहर ही ठेला लगाकर बेचा जाए, इससे बिक्री भी बढ़ेगी और लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बहू तू सही कह रही है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं, लेकिन शायद तेरा आइडिया काम आ जाए।
फिर भावेश और सूरज ठेले पर गोभी और मटर लगाकर बेचने के लिए जाते हैं और गांव में घूम घूम कर गोभी मटर बेचते हैं, लेकिन अब भी उनकी बिक्री उतनी नहीं थी। गोभी ले लो गोभी, सफेद सफेद गोभी, फूली फूली गोल मटोल गोभी ले लो। अरे मटर वाला मटर ले लो, छोटे दाने वाली मीठी मटर ले लो, हरी भरी मटर, पोषण और स्वाद से भरपूर मटर ले लो। भावेश और सूरज की आवाज सुनकर कुछ लोग मटर खरीदने आते हैं। अब वहीं जैसे ही सारी सब्जी बिकती है, शाम हो जाती है और दोनों घर चले जाते हैं। क्या हुआ जी, कुछ काम आया बहू का आइडिया? हाँ, पहले से तो ठीक ही बिक्री हुई है, लेकिन उतना कारगर भी नहीं है ये आइडिया। ऐसा लगता है अब लोग गोभी मटर से ऊब गए हैं। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, परसों की गोभी रखी है, थोड़ी खराब हो रही थी तो मैंने तोड़ ली, वही बना ले, वरना खराब हो जाएगी। हे भगवान, मैं भी उब गई हूँ इस गोभी मटर से, बस जल्दी से इससे पीछे छुड़ा दूं। फिर रिधिमा ससुराल वालों को गोभी मटर बनाकर खिलाती है और सभी बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन रिधिमा ऊब गई थी। हे भगवान, कभी तो ऐसा दिन दिखाओ कि पनीर या मशरूम खाने को मिल जाए और ये गोभी मटर होकर भी ऑप्शन में रह जाए। क्या सोचने लगी रिधिमा? खाना खाओ। हाँ जी, खा रही हूँ। रिधिमा रोज रोज एक ही सब्जी खाकर ऊब गई थी, लेकिन वो ससुराल की परिस्थिति देखकर कुछ कहती नहीं है और चीजों को सही करने में लगी रहती है। एक दिन जब रिधिमा कॉल पर अपनी सहेली से बात कर रही होती है तो क्या हुआ रिधिमा, आजकल तो ईद का चांद हो गई है, जब से शादी हुई है तो एकदम से गायब हो गई। कहाँ गायब रहती है आजकल? ना तेरा कोई खबर है ना ससुराल वालों का। मेरे कदम ससुराल में पड़ते ही ससुराल वाले बेघर हो गए और अब खेतों में इतनी सब्जियां हैं लेकिन बिक नहीं रही। मैं बस यही सोच रही हूँ कि जैसे तैसे इनकी बिक्री बढ़े, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अरे यार, गोभी मटर किसको पसंद नहीं होते? और बहन, तेरे पास तो ऑप्शन है। गांव में ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी तक नहीं आया है। यहाँ शहर में तो हर जगह ऑनलाइन ही करते हैं, कोई बाजार जाने का सोचता भी नहीं है। क्यों ना तू भी अपनी सब्जी को ऑनलाइन बेच, क्योंकि वहाँ अभी कोई ऐसा नहीं कर रहा। और अगर एक बार लोगों को ऑनलाइन की आदत लग गई तो बिजनेस अच्छा खासा चल जाएगा। यार, घर में ऐसे ही हाथ पैर कांप रहे थे, तेरा आइडिया सुनकर तो गूज़बम्प आ गए। क्या आइडिया है? ठीक है, आज ही मैं इनसे बात करती हूँ। अगर ये काम चल गया तो चांदी ही चांदी है। बहन, चांदी नहीं सोना होगा, तेरे हालात बदल जाएंगे, टेंशन न ले, सब ठीक होगा। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। वहीं शाम में जब सूरज घर आता है तो रिधिमा सूरज को ऑनलाइन मटर गोभी बेचने का आइडिया बताती है। यहाँ ऑफलाइन नहीं बिक रहा है तो ऑनलाइन कौन ही खरीदेगा? लेकिन तुम्हें लगता है कि ये चल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पतिदेव, जब मन में लग्न हो तो हर काम संभव है, आप चिंता मत करो, सब सही होगा। जिसके बाद रिधिमा काम में लग जाती है। रिधिमा अपने मोबाइल लेकर ऑनलाइन वेजिटेबल एंड ग्रोसरी सेलिंग ऐप डाउनलोड करती है, जहां हर तरह के कस्टमर आसानी से आते हैं। वहां पर गोभी और मटर की लिस्टिंग करती है और अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग ऐड कर देती है और फिर सारे प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। अब तो बस इंतजार है कि कब ऑर्डर आए। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आता। अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं आया है। तभी रिधिमा देखती है कि उसके मोबाइल पर एक ऑर्डर आया है। वाह, फाइनली कोई तो ऑर्डर किया। रिधिमा बड़ी खुशी से सब्जी एक पैकेट में पैक करती है और डिलीवरी बॉय को दे देती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे रिधिमा के मोबाइल पर ऑर्डर आना शुरू होते हैं और वो सब्जियां पैक करके डिलीवरी बॉय को देती है और वो घर घर पहुंचा देता है। ये तो उतनी ही बिक्री हो रही है जितनी सब्जी ससुर जी और पतिदेव बाजार में बेचकर आते थे। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा कि बिक्री बढ़े, वरना इतने कम में कैसे गुजारा होगा। रोज रिधिमा सुबह सुबह गोभी मटर पैक करती और एक गत्ते में भरकर डिलीवरी बॉय को दे देती थी। एक दिन जब डिलीवरी वाला ऑर्डर लेने आता है तो क्या हुआ मैडम, आप बड़ी वरीड सी लगती हो? बिजनेस नहीं चल रहा है, खेतों की गोभी मटर खराब हो रही है और लोग खरीद नहीं रहे हैं। अरे मैडम, बस इतनी सी बात। अरे आपके खेतों में जितनी भी सब्जियां उगती हैं, काम करो, उसको काट कर बेचना शुरू करो। लोग कटी हुई सब्जी को थोड़े ज्यादा पैसे देकर भी खरीद लेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है और वो कन्वीनियंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आई होप आपको समझा होगा। रिधिमा को डिलीवरी पर्सन की ये बात समझ आ जाती है। अरे वाह, ये तो सही है। सब्जी काट कर बेचने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन क्या पता ये चल जाए। अब रिधिमा सुबह सुबह खेतों से ढेर सारे मटर और गोभी तोड़ती है और एक बड़ी सी परात लेकर सब्जी काटने बैठ जाती है, जिसमें घर में चीजें भी फैली रहती हैं। बहू, तू काम कर रही है ठीक है, लेकिन घर में देखना जगह नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। सोच रही थी कि कुछ पैसे आ जाते तो कम से कम एक कमरा और बन जाता। माँ जी, एक कमरा क्या बनवाना,
देखो तो वैसे भी हमारे दोनों कमरे तो भूसे के बने हैं और भुवन काका के खेतों में अभी भी भूसा है, तो मैं उनसे ही एक कमरा और बना दूं। वाह भाभी, यू आर टू जुगाड़ू। जिसके बाद रिद्धिमा मिट्टी में भूसा सान कर एक और कमरा बनाती है जो उसकी सब्जियां रखने, स्टोर करने और काटने के लिए ही होता है, जहां से वो अपना काम चला सके। वाह, ये कमरा तो सही है, गर्म भी है और अब मैं यहाँ आराम से इस भूसे के कमरे में अपनी सब्जियां पैक करना, काटना और बाकी का काम कर सकती हूँ। फिर रिद्धिमा सब्जियों को काटने में लग जाती है और जब सब्जी कट जाती है तो मेरे पास तो एयर टाइट बैग भी नहीं है। ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक में वो शो नहीं बनेगा कि लोग महंगी चीजें लें और फिर हवा लगेगी तो सब्जी जल्दी मुरझा जाएगी। पैसे भी ज्यादा नहीं है लेकिन काम तो करना है। जिसके बाद रिद्धिमा अपने पति से बात करती है। अजी, शाम में जब सब्जी बेचकर फ्री होंगे ना तो एयर टाइट प्लास्टिक ले आना। मैंने सब्जी बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं, उससे ही ले लेना और बेचने के बाद मुनाफा होगा तो फिर से पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है बीबी साहिबा, लेता आऊंगा। रिद्धिमा अब अपने घर के कामों में लग जाती है। वहीं शाम में जब सूरज आता है तो रिद्धिमा के कहे अनुसार ढेर सारे एयर टाइट पैकेट लेकर आता है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और छोटे पैकेट्स भी, ताकि रिद्धिमा आराम से पैकेट बना सके। जिसके बाद रिद्धिमा रात भर जागकर सब्जियां काटती है और उसे पैकेट में पैक करके ऑनलाइन लिस्टिंग कर देती है। वहीं ऑनलाइन रेडीमेड कटी हुई सब्जियां देखकर ग्राहक बड़ी तेजी से आकर्षित हो जाते हैं और अब तो जो रिद्धिमा को थोड़ा बहुत मुनाफा आ रहा था उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह 10 ऑर्डर एक साथ। हाँ भाभी, लोगों को ठंडी में मटर गोभी बहुत पसंद होती है, लेकिन मटर छीलने में समय बहुत लगता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं शायद। हाँ बेटा, ऐसे ही है। कभी कभी मेरा भी इसलिए खाना बनाने का मन नहीं करता था। अब तो बहू आ गई है तो सारी मेहनत करती है। थैंक यू बहू। मैडम रिद्धिमा, 10 पैकेट मटर और 7 पैकेट गोभी का ऑर्डर है, 1 किलो और 500 ग्राम। जी भैया, अभी आई। रिद्धिमा सारे पैकेट को एक बॉक्स में पैक करके डिलीवरी पर्सन को दे देती है और जैसे ही डिलीवरी होती है तो पूरे पैसे रिद्धिमा के अकाउंट में आ जाते हैं। माँ जी, किसी ने सही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो तो एक साथ अब जल्दी जल्दी ऑर्डर आ रहे हैं। कल मैंने ज्यादा सब्जी नहीं काटी थी, अब तो खाना भी बनाना है और सब्जी भी काटनी है। भाभी, मैं घर में क्या ही करता हूँ मैं सब्जी काटने में आपकी मदद कर देता हूँ और खाना ये तानिया बना लेगी, है ना? हाँ भाभी, आप काम कर लो, संकोचाओ मत, मैं कर दूंगी। ला बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, काम हल्का हो जाएगा। कहाँ तो अकेले सब कुछ करेगी। फिर पूरा परिवार मिलकर बहू के साथ सब्जियां काटता है और वजन करके पैक करने में मदद करता है। वहीं भावेश और सूरज बाजार में भी कटी सब्जियां बेचना शुरू करते हैं, जिससे अब ग्राहक आकर्षित होकर 2 से 5 रुपए ज्यादा में भी सब्जी खरीद लेते हैं। चलो, आज तो पूरे 50 पैकेट बने हैं, बस ये खत्म हो जाए। रिद्धिमा पूरा दिन इंतजार करती है कि जल्दी जल्दी उसकी सब्जियां बिक जाए। दिन में तो एक भी ऑर्डर नहीं आता, लेकिन जैसे ही ऑफिस के घंटे खत्म होते हैं उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है और जल्दी जल्दी 40 ऑर्डर आ जाते हैं। अरे वाह, हम सब्जी बेचकर घर आ गए और मैडम की सब्जी मार्केट अब खुली है। अब मुझे समझ में आया आपकी सब्जी क्यों नहीं बिकती। आजकल परिवार में सभी लोग काम ही करते हैं और 7 बजे के बाद जब ऑफिस से फ्री होते हैं तो मार्केट जाने का समय नहीं मिलता और सब्जी वाले गांव में 7-8 बजे से ज्यादा बेचते भी नहीं। अब देखो, गांव में होने के बाद भी कितनी तेजी से ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन ये काम तो चल पड़ा। थोड़ी देर में डिलीवरी पर्सन रिद्धिमा के घर के सामने था। वो 2 बड़े बड़े बॉक्स डिलीवरी पर्सन को देती है और वो लेकर चला जाता है और घर घर जाकर सारे ऑर्डर दे देता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब रिद्धिमा की बिक्री पहले से और बढ़ गई थी, जिससे खेतों में सब्जियां कम पड़ने लगी थी। अरे, अब तो मुझे लगता है कि हमें बाजार जाने से अच्छा खेतों में गोभी मटर उगाना चाहिए पापा, ताकि बिजनेस सही से चल सके। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद दोनों बाप बेटे खुशी से खेतों में खेती करते हैं, ढेर सारी सब्जी उगाते हैं। वहीं बहू अपने भूसे के घर से ही ढेर सारी सब्जियां ऑनलाइन बेचती है और धीरे धीरे वो काफी पैसे कमा लेती है। माँ जी, पापा जी, अब हमारे पास इतनी सेविंग हो गई है कि अब हम आराम से घर बना सकते हैं। ठीक है बहू, कल ही मिस्त्री को बुलवाएंगे। अगले दिन ससुर मिस्त्री को बुलाकर ठेका दे देते हैं और खेतों में भूसे के घर के आगे एक बड़ा सा 2 मंजिला घर बनाकर तैयार करते हैं। भाभी, अब भूसे के घर का क्या फायदा, इसे तोड़वा देते हैं, शोभा खराब करेगा। इसी घर की वजह से तो इतनी बरकत हुई है तानिया, हम इसे नहीं तोड़ सकते। मैं यहाँ से अपना काम चलाऊंगी और इसे कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगी। जिसके बाद रिद्धिमा खेतों में भूसे के घर में ही कोल्ड स्टोरेज बनाती है और अपनी सब्जियां वहीं स्टोर करती है और वहीं से बिजनेस चलाती है। एक दिन
हद होती है यार, हमारे पास अब पैसे भी आ गए हैं लेकिन फिर भी रोज मटर गोभी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती है कि माँ जी से कहूँ कि कुछ और लेते आओ। तभी सास वहाँ आती है। लगता है बहू का कुछ और खाने का मन कर रहा है। बहू आज मटर और गोभी बना दे, कल कुछ और पक्का। इतना कहकर गायत्री बहू को सब्जी देती है। आज पनीर मशरूम? सच में माँ जी? हाँ बहू, आज मैं तेरे लिए मशरूम और पनीर ले आई। एक ही सब्जी कब तक कोई खा सकता है, लेकिन मजबूरी थी ना। इसके बाद रिद्धिमा अपने ससुराल में एक साथ खुशी से रहती है और खेतों में बने भूसे के घर में ही अपना बिजनेस चलाती है। और अब ससुराल में मटर गोभी छोड़कर बाकी सब्जी भी बनने लगती है।